अरे साइंस के एक्सप्लोरर्स, तैयार हो जाओ साउंड की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए, या जिसे हम कहते हैं साउंड की दुनिया। हवा के फुसफुसाहट से लेकर रॉकेट की दहाड़ तक साउंड हमारे चारों तरफ है। इसी से हम बातचीत करते हैं, म्यूजिक का आनंद लेते हैं और अपने आसपास को समझते हैं। कभी किसी घाटी में जोर से चिल्लाया है और अपनी आवाज वापस सुनी है? वो है एक इको, एक मजेदार अकूस्टिक फिनोमिनन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। कभी सोचा है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? वो भी साउंड का यूज करते हैं। तैयार हो जाओ साउंड के सीक्रेट्स खोलने के लिए, इकोज से रेजोनेंस तक। हम म्यूजिक, नॉइस और बीच की हर चीज का साइंस जानेंगे। तो अपने कान लगाओ और चलो शुरू करते हैं ये सोनिक एडवेंचर। याद है वो घाटी वाला चिल्लाना? वो है इको इन एक्शन। साउंड वेव्स में ट्रैवल करता है। जब ये वेव्स किसी सरफेस से टकराती हैं, जैसे दीवार या चट्टान, तो ये वापस उछलती है। साउंड का ये रिफ्लेक्शन ही इको कहलाता है। सोचो जैसे तुम दीवार पर बॉल फेंकते हो, बॉल वापस आती है ना? साउंड वेव्स भी ऐसे ही काम करती है। तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना दूर होगे, साउंड को वापस आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और इको सुनने में उतनी ही देर होगी। कभी नोटिस किया है कि एक बड़े खाली कमरे में साउंड अलग तरह से बिहेव करता है बजाय एक फर्नीचर से भरे कमरे के? ऐसा रिवर्बरेशन की वजह से होता है। ये इकोज की पार्टी की तरह है। जब साउंड वेव्स एक बंद जगह में कई सरफेसेस से टकराती हैं, तो तुम्हें एक लंबी साउंड सुनाई देती है। ये लिंगरिंग इफेक्ट ही रिवर्बरेशन है। एक बड़े हॉल या गिरजाघर के बारे में सोचो। साउंड हवा में लटका हुआ सा लगता है, एक ग्रैंडर फीलिंग देता है। ज्यादा रिवर्बरेशन साउंड को मड़ी बना सकता है, लेकिन सही मात्रा में ये रिचनेस और डेप्थ ऐड करता है, खासकर म्यूजिक में। अब बात करते हैं कि इंसान और जानवर नेविगेशन के लिए साउंड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। डॉल्फिन और चमगादड़ इकोलोकेशन यूज करते हैं, जो सोनर का एक नेचुरल फॉर्म है। वो साउंड वेव्स निकालते हैं और इको सुनकर अपने आसपास देखते हैं। इंसानों ने सोनर टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, पानी के नीचे चीजें ढूंढने के लिए साउंड वेव्स का यूज करके। ये अंडर वाटर रेडर जैसा है। जहाज और पनडुब्बियां नेविगेशन के लिए, समुद्र के तल का नक्शा बनाने के लिए और चीजें ढूंढने के लिए सोनर का यूज करते हैं। सेक्शन 5, वाइब्रेशन, हर साउंड की जड़। आखिर साउंड है क्या? ये सब शुरू होता है वाइब्रेशन से। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, तो वो अपने आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ये डिस्टर्बेंसेस वेव्स में बाहर की तरफ ट्रैवल करती है, और जब ये हमारे कानों तक पहुंचती है, तो हमारे ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है, जिसे हमारा दिमाग साउंड की तरह इंटरप्रेट करता है। हर चीज जो साउंड करती है, वो वाइब्रेट करती है। गिटार का तार, ढोल की खाल, यहां तक कि जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी। सेक्शन 6, रेजोनेंस, जब साउंड को अपना मैच मिलता है। अब कुछ बहुत ही कूल रेजोनेंस। कभी नोटिस किया है कि कैसे एक पर्टिकुलर नोट पास की किसी चीज को वाइब्रेट कर सकता है? वो है रेजोनेंस, फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस। हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो वाइब्रेट करता है। जब मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो वो ऑब्जेक्ट को ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने का कारण बनती है, जिससे साउंड ज्यादा तेज हो जाती है। सेक्शन 7, साउंड की पर्सनैलिटी, लाउडनेस, पिच और भी बहुत कुछ। बिल्कुल लोगों की तरह साउंड्स की भी पर्सनैलिटीज होती है। हम इन्हें लाउडनेस, पिच और क्वालिटी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स से डिस्क्राइब करते हैं। लाउडनेस ये है कि एक साउंड हमें कितना स्ट्रॉन्ग लगता है। ये साउंड वेव में मौजूद एनर्जी पर डिपेंड करता है। फुसफुसाहट सॉफ्ट होती है, जबकि चिल्लाहट लाउड होती है। पिच बताता है कि साउंड कितना हाई या लो है। एक हाई पिच्ड साउंड, जैसे चिड़िया की चहचहाहट, की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तेज होती है। एक लो पिच्ड साउंड, जैसे टूबा, की फ्रीक्वेंसी स्लो होती है। क्वालिटी या टिम्बर हमें अलग अलग साउंड्स को पहचानने में मदद करता है, भले ही उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो।
यही कारण है कि एक पियानो और एक गिटार अलग अलग साउंड करते हैं, भले ही वो एक ही नोट बजा रहे हों। सेक्शन 8 म्यूजिक या नॉइस। आप डिसाइड करो, क्या चीज कुछ साउंड्स को प्लेजेंट म्यूजिक और दूसरों को अनप्लेजेंट नॉइस बनाती है। ये सब इस बारे में है कि हमारा दिमाग साउंड वेव्स के पैटर्न्स और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे परसीव करता है। म्यूजिक में आमतौर पर एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न और एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है। दूसरी तरफ नॉइस रैंडम और कैओटिक होता है। लेकिन जिसे एक इंसान म्यूजिक समझता है, दूसरा उसे नॉइस समझ सकता है। ये सब्जेक्टिव है। इस चैप्टर में हम नेचुरल डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशंस के बारे में जानेंगे। नेचुरल डैम्प्ड वाइब्रेशंस तब होती हैं जब कोई चीज अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देती है। फोर्स्ड वाइब्रेशंस तब होती है जब कोई बाहरी फोर्स किसी चीज को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने पर मजबूर करती है। चलो कुछ ग्राफ्स देखते हैं ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। क्या आपको पता है कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करके एक अर्थक्वेक मशीन बनाई थी। ये मशीन बिल्डिंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिससे बिल्डिंग्स हिलने लगती थी। चलो इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। टेस्ला की अर्थक्वेक मशीन एक छोटे से ऑसिलेटर पर आधारित थी, जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता था। जब ये ऑसिलेटर किसी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खाता था, तो रेजोनेंस उत्पन्न होता था, जिससे वाइब्रेशंस बढ़ जाती थीं। टेस्ला ने पाया कि थोड़ी सी एनर्जी भी सही फ्रीक्वेंसी पर बड़ी वाइब्रेशंस पैदा कर सकती है। ये एक अद्भुत खोज थी, जिसने वाइब्रेशन और रेजोनेंस के विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। चलो कुछ ग्राफ्स देखते हैं ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। सेक्शन 8 म्यूजिक या नॉइस। आप डिसाइड करो, क्या चीज कुछ साउंड्स को प्लेजेंट म्यूजिक और दूसरों को अनप्लेजेंट नॉइस बनाती है। ये सब इस बारे में है कि हमारा दिमाग साउंड वेव्स के पैटर्न्स और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे परसीव करता है। म्यूजिक में आमतौर पर एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न और एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है। दूसरी तरफ नॉइस रैंडम और कैओटिक होता है, लेकिन जिसे एक इंसान म्यूजिक समझता है, दूसरा उसे नॉइस समझ सकता है। ये सब्जेक्टिव है। Do the experiment and send it to our Telegram channel. Make science fun, not just a book. Like and share the video for amazing concepts. Subscribe to Concept X Guruji and comment on what topic we should cover next.